ग्राफ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक टॉपिक है बड़ा सा मीन लाइफ, देन आगे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं लाइक एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, देन अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, और लास्ट में न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और क्लास लेनी होगी तब कंप्लीट होगा चैप्टर। तो एक तो आपको बताया था किसके बारे में, है ना, क्या है हाफ लाइफ, टी हाफ क्या होता है। तो द टाइम इन विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? वो सभी एलिमेंट्स जो अपने में से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा फोटॉन्स एमिट करते हैं और एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट को गेन करते हैं, एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव। ओके, तो कोई म्यूटेट नहीं है, म्यूट कर लेना। तो हाफ लाइफ की अगर बात करें तो उससे पहले हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके स्टडी किया था और उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो डेराइव किया था वो कुछ ये है, ठीक है, n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और ये बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि इस एक्सप्रेशन में LHS और RHS में वेरिएबल कौन है। तो RHS में ओनली t वेरिएबल है, एन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो भी इनिशियल वैल्यू थी, ई एक कांस्टेंट है, लैम्डा उस एलिमेंट के लिए एक कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट। तो टी एक वेरिएबल है RHS में। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती है, एक्टिव न्यूक्लियाई जो हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर कम होता जाता है, कम होता जाता है। इस एक्सप्रेशन में जब टी की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, इनिशियल स्टेट, इनिशियल मोमेंट, तो n इक्वल टू आपको क्या रिसीव होता है, n नॉट। बिल्कुल सही बात है। और जब t की वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हो, इंफिनिटी, तब ये टर्म 0 हो जाती है। 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, इसकी पावर देखो ना नेगेटिव है, इसको आप 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन ई टू दी पावर लैम्डा टी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई टू दी पावर लैम्डा टी हो गया पॉजिटिव नीचे जाकर। तो जब t इंफिनिटी होगा तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 इंटू एन नॉट 0, तो n की वैल्यू 0। इसका मतलब एक बहुत बड़े टाइम इंटरवल के बाद, मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी के बाद कोई भी एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं बचेगा। एक्टिव न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, 0। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, है ना, क्लियर करते हुए आपको हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में रिलेशन डेराइव करना है। कोई कुछ कह रहा है क्या? तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट, हाफ लाइफ क्या होती है? द वैल्यू ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो अगर ऐसा कोई टाइम है जिस पर हाफ रह जाते हैं एक्टिव न्यूक्लियस, तो वही क्या है, हाफ लाइफ। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में आप ये दोनों इंफॉर्मेशन जब पुट करते हैं तो आपको रिलेशन मिलता है किसमें, हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, इन दोनों में रिलेशन। तो टॉपिक भी है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट के बारे में क्या बताया था आपको, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम in which number of active nucleus reduced to 1 upon e times of, है ना। तो अगर लैम्डा की वैल्यू को, हम लैम्डा की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो लैम्डा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और उस टाइम का रेसिप्रोकल, उस टाइम का रेसिप्रोकल जिसके कॉरस्पॉन्ड नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस कितने रह जाते हैं, मैक्सिमम नंबर का 1 अपॉन ई टाइम्स, है ना। जैसे लैम्डा की वैल्यू आप 1 अपॉन टी पुट करेंगे तो यहाँ आएगा -1, और e टू दी पावर -1 मतलब 1 अपॉन ई। तो डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन, अब इन दोनों में रिलेशन की बात करें तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये पढ़ते पढ़ते आपको एग्जाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्वेश्चन बनना ही बनना है इस फॉर्मूले के लेफ्ट राइट कहीं से। तो अगर हम n के प्लेस पर n0/2 पुट कर देते हैं, कब, जब t के प्लेस पर, स्मॉल t के प्लेस पर t हाफ पुट कर दें, तो टाइम अगर t हाफ है तो एक्टिव न्यूक्लियस कितने रह जाएंगे, ठीक है, पहले के जस्ट हाफ। ओके, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू e टू दी पावर माइनस लैम्डा t हाफ, ठीक है, n नॉट कैंसिल, रेसिप्रोकल करते हैं तो e टू दी पावर लैम्डा, या इसको ऐसे ही कर दें, 2 इक्वल टू e टू दी पावर प्लस लैम्डा t हाफ।
अब दोनों साइड आप ले लेते हैं लॉग। मुझे याद है लास्ट क्लास में ये कुछ बताया था एक बार, शायद थोड़ा सा जल्दी हो गया था इसलिए वापस बता रहे हैं। लॉग ई बेस 2 इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। तो इस टर्म के बाद ये टर्म होती है, लॉग लॉग की प्रॉपर्टी यूज लेगी, है ना। तो ठीक बात है, अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो इससे हम ये भी गेन कर सकते हैं ना, ई टू दी पावर लैम्डा टी हाफ इक्वल टू 2। याद आया कुछ पहले बताया था आपने, तो जस्ट उल्टा किया है। लॉग है ई टू दी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ई टू दी पावर है तो लॉग में भी आप वापस ला सकते हैं। ओके, लॉग बेस ई को 10 में कन्वर्ट करते हैं तो एक फैक्टर होता है 2.303, इससे प्रोडक्ट करना होता है। तो ओनली एलएचएस में चेंज कर रहे हैं, ओनली एलएचएस में। लॉग बेस ई को 10 में कन्वर्ट किया तो प्रोडक्ट 2.303। लॉग 10 बेस 2 की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और वो आपने बताई थी 0.3010 इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ, डीके कांस्टेंट इंटू हाफ लाइफ। बस इन दोनों का प्रोडक्ट 0.693, और ये बस कंप्लीट है टॉपिक। इसको आप लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। तो इससे इसको यूज लेकर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स में ये एज अ टूल बीच में कहीं काम आ सकता है। तो ये तो बात हुई हाफ लाइफ डीके कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ध्यान होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से करते हैं ध्यान होना चाहिए। बीच में इस टर्म को लॉग में कन्वर्ट करना, और ये छोटी मोटी बात। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है, आई थिंक हाफ लाइफ के बाद मीन लाइफ, और इससे भी पहले कुछ ग्राफ से रिलेटेड एक बात बता दूं ताकि आप है ना हाफ लाइफ से रिलेटेड काफी अच्छे न्यूमेरिकल कर पाए। तो ग्राफ देखें फिर, दिस इज टाइम, दिस इज नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस। वेरिएबल यही होते हैं, टाइम, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस, ये दो ही वेरिएबल है। जब हम यहाँ पर मार्किंग कर दें, है ना, ये मार्किंग किसकी है, हाफ लाइफ की मार्किंग है। यह है 1 टाइम टी हाफ, यह है 2 टाइम टी हाफ, this is 3 टाइम टी हाफ, 4 टाइम टी हाफ, एंड सो ऑन, आगे भी चलता रहेगा। तो किसी अलग अलग एलिमेंट के लिए टी हाफ की वैल्यू अलग अलग होती है ना, कुछ आवर्स से लेकर कुछ ईयर्स तक होती है सब्सटेंस की टी हाफ। लेट इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस मैंने यहां मार्क कर दिया एन नॉट, ये क्या है टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्ड इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस। इस टाइम के कॉरस्पॉन्ड एक्टिव न्यूक्लियस कितने रह जाएंगे, इसका कुछ मिड पॉइंट दिखा दूं, है ना, एन नॉट बाय 2, ठीक है, एन नॉट बाय 2। और इसका पॉइंट कहाँ होगा, तो यहाँ से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट मैंने दिखा दिया, इन दोनों के कॉरस्पॉन्ड एक पॉइंट। नेक्स्ट टी हाफ टू टी हाफ, तो जो हाफ है उसका भी हाफ रह जाएगा, ठीक है, दिस इज द पॉइंट एन नॉट बाय 4, और एन नॉट बाय 4 के कॉरस्पॉन्ड और ट्वाइस ऑफ टी हाफ के कॉरस्पॉन्ड एक पॉइंट यहां मिलेगा ऐसा। एक और देख लेते हैं लास्ट, 3 टाइम टी हाफ, तो अगेन और हाफ, तो एन नॉट बाय 4 का हाफ, एन नॉट बाय 8, तो इसके कॉरस्पॉन्ड एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके कॉरस्पॉन्ड एक वर्टिकल लाइन। इस तरह से पॉइंट रिसीव होंगे। आप इनको कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ जब करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से जो ग्राफ आता है, और बहुत बड़े टाइम इंटरवल के बाद ये लाइन टाइम एक्सेस को टच करेगी एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, बहुत बहुत दूर, ठीक है। और इन डेटास को जब हम देखते हैं तो एक इंफॉर्मेशन और मिलती है, वो इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन से जो फॉर्मूला आता है, कोई डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक हमें एक फॉर्मूले तक पहुंचा देते हैं। लेट दिस इज टाइम, दिस इज एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। जब टाइम की वैल्यू टी हाफ होती है तो एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होते हैं, एन नॉट बाय 2, ये एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये टाइम है। जब टाइम की वैल्यू 2 टी हाफ होती है तब एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं एन नॉट बाय 2 की पावर 2, है ना, इसको आप लिख सकते हैं ना 2 टू दी पावर 2, ट्वाइस ऑफ हाफ के कॉरस्पॉन्ड एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। देन 3 टी हाफ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन टू दी पावर एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर 3, है ना, सही है। एन नॉट बाय 8
किसके कॉरस्पॉन्ड है, 3 टाइम टी हाफ के कॉरस्पॉन्ड है। और इसी तरह अगर आप फॉर्मूलाज डेराइव करें तो आपको मिलेगा nth टी हाफ मोमेंट पर इस टाइम के कॉरस्पॉन्ड एक्टिव न्यूक्लियाई कितने होंगे, n इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n। तो ये है टाइम और ये है एक्टिव न्यूक्लियाई। तो इस कॉन्सिक्वेंस को आप देखें, सीक्वेंस से हमें ये रिजल्ट मिलते हैं। nth, अब n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, n कुछ भी हो सकता है। तो इन फॉर्मूलाज को यूज लेकर आप कुछ क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे अभी करके बताएंगे, पहले भी करवाया था शायद, है कुछ वही कर लें वापस, है ना। परसेंटेज में दे सकते हैं या कैसे भी दे सकते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, कहीं रफ पेपर पर एक क्वेश्चन लिखिए और फिर हम मीन लाइफ की बात करेंगे। थोड़ा सा आप भी कैलकुलेशन करके बताएं, बिल्कुल फ्रेश पेज, कहीं भी खाली पेज पर लिखिए। इसको रहने दो ना अंदर ही, ठीक है। तो लिखिए in 6 hour, in 6 hour, in 6 hour, (87.5%) in 6 hour, 87.5% radioactive substance in 6 hour, 87.5% radioactive substance या एलिमेंट लिख सकते हैं, एलिमेंट decayed full stop। find half life of the radioactive substance, find half life of the radioactive substance। तो ये एक नया बना दिया मैंने, ऐसा पहले नहीं करवाया था। परसेंटेज आता है ना 87.5, डिके हो गया। आपको हिंट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, बचा कितना, 12.5% रिमेनिंग है। और ये n जो होता है ना, ये n ये बचा हुआ होता है, रिमेनिंग कितना है, 2 आवर। देखते हैं 2 आवर बोल रहे हैं, 1 आवर तो नहीं होगा ना, 2 आवर 3 टाइम हाफ लाइफ हुई है क्या, बिल्कुल ठीक है ना। हाफ लाइफ 2 आवर्स आई थिंक आ जाएगी, बट बाकी लोग बता नहीं रहे, है ना। घर से किसी ने कर लिया हो तो बता सकते हैं, क्या आंसर मैच कर रहा है क्या, 2 आवर बता रहे हैं यहाँ से कुछ। टू आवर, तो आंसर है 2 आवर। देखते हैं कैसे। तो आपको बताया क्या, हाउ मच अमाउंट डिकेड अमाउंट कितना है, इतना 87.5% डिके हो चुका है। किसका है ये 87.5%, एन नॉट का। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना, तो इतना पार्ट तो डिके हो चुका है, कितने में से, फ्रॉम एन नॉट, इनिशियल होता है ये। तो जो रिमेनिंग बचा है वो ऐसे मिलेगा आपको, रिमेनिंग अमाउंट। तो दिस इज द अमाउंट विच डिकेड इन 6 आवर्स। रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 12.5 अपॉन 100 एन नॉट, समझ गए, 12.5% रिमेनिंग है, सही बात है। एन अपॉन एन नॉट, या इसमें
डिवाइड ही करो अब तो। 100 में 12.5 से डिवाइड करके बताओ 8 आ रहा है क्या? n नॉट बाय 8 आ रहा है ना? n इक्वल टू n नॉट बाय 8। जानबूझकर 87.5 दिया था ताकि आप फटाफट इंटीजर में बता। आ रहा है ना? और 8 को आप क्या लिख सकते हो? ठीक है ना, 2 टू दी पावर 3। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती है वो कितनी है? स्मॉल n इक्वल टू 3। ये स्मॉल n दिख रहा है ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स वो कितनी है? 3 है। तो अब वो सेकंड फॉर्मूला काम करेगा जिस पर अब मैं स्टार लगा रहा हूँ। तो स्मॉल n पता लग गया। स्मॉल t गिवन है क्वेश्चन में 6 आवर्स। टोटल टाइम कितना बताया आपको? 6 आवर्स। 6 आवर्स में ऐसा होता है। और स्मॉल n नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता लग गया आपको 3। तो कैपिटल T क्या होगा? 6/3, 2 आवर्स। तो देख सकते हैं स्मॉल t की वैल्यू 6 आवर 3 और ये कैपिटल T हाफ। सो कैपिटल T हाफ इक्वल टू 2 आवर्स। बिल्कुल ठीक है। ये जो परसेंटेज था ना, इससे आपको क्या निकालना होता है? पहले फाइंड करना होता है रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई, क्योंकि ये क्या है? रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर द गिवन टाइम। तो 6 आवर्स के बाद रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे? एन नॉट बाय 8। इससे पता लग गया कितने हाफ लाइफ हो गए? 3 हाफ लाइफ हो गए। 6 आवर में 3 हाफ लाइफ हो गए, तो ईच हाफ लाइफ क्या होगा? 2 आवर। ठीक है, चलिए। तो एक टॉपिक है अच्छा सा, कोई क्या नाम है? मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और कुछ एक्टिविटी पहले बता देते हैं। सही कह रहे हैं। एक्टिविटी को ए से या आर से आप डिनोट कर सकते हैं। आर से लिखा था क्या आपने? और ए एक्टिविटी क्या होती है? तो हम कहते हैं, ये तो बात सुनते सुनते दिमाग में फ्रीज हो जानी चाहिए। द रेट ऑफ डिके एट एनी इंस्टेंट फॉर एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट, द रेट ऑफ डिके एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी। रेट ऑफ डिके ही क्या है? एक्टिविटी। अब रेट ऑफ डिके के लिए आपके लिए दिमाग में सिंबल फिक्स होना चाहिए। रेट ऑफ डिके मतलब किसी स्मॉल टाइम इंटरवल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हुए। तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और डिनोमिनेटर में द टाइम इंटरवल। ये रेशो क्या है? रेट ऑफ डिके। अब रेट ऑफ डिके टाइम के साथ कम होती जाती है, कम होती जाती है, इसलिए नेगेटिव साइन ऑलवेज अटैच्ड होता है रेट ऑफ डिके। और रेट ऑफ डिके ही क्या है? एक्टिविटी। दैट्स इट। The rate of decay at any instant is called activity of the radioactive substance. Okay, तो R इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। कुछ को देखकर बात समझ में आ गई होगी। रीजन बिकॉज किसी भी इंस्टेंट पर एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है? एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ, है ना। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये तो आउट। जो वेरिएबल है जिसमें टाइम दिख रहा है आपको वेरिएबल, वही वेरिएबल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम ही होता है। वेरिएबल जो भी प्रोडक्ट में है वो प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो टाइम के साथ जो कॉफिशिएंट प्रोडक्ट में है, वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट प्रोडक्ट में है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखिए आप। तो माइनस एन नॉट एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन यही होता है। और वेरिएबल के साथ कुछ प्रोडक्ट में है तो उसको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा। हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर r इक्वल टू एन नॉट लैम्डा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये एन नॉट लैम्डा क्या है? मैक्सिमम एक्टिविटी और इनिशियल एक्टिविटी। मैक्सिमम एक्टिविटी या फिर इनिशियल एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं r नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो जो क्वेश्चन आप हाफ लाइफ के लिए इनसे सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन एक्टिविटी के लिए भी होते हैं। एक्टिविटी को भी परसेंटेज में दे सकते हैं। तो हाफ लाइफ का एक्टिविटी से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको एक्टिविटी गिवन हो, हाफ लाइफ पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई से क्वेश्चन बनाया था अभी हमने। सेम क्वेश्चन एक्टिविटी के लिए भी होते हैं, क्योंकि आप इनके नेचर देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें। इसमें एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसमें एक्टिविटी है। तो जो क्वेश्चन एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए होते हैं एज इट इज, वही क्वेश्चन एक्टिविटी के लिए भी होते हैं।
और उनसे हाफ लाइफ या तो गिवन होती है या फाइंड करनी होती है। ओके, तो एक्टिविटी क्या होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए? एक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ डिके एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स एक्टिविटी एट दैट इंस्टेंट। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, सिलेबस का पार्ट है। डन। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक? अब है मीन लाइफ। तो मीन लाइफ के बीच में आप दूसरा टॉपिक याद दिलाते जा रहे थे। चलिए, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ भी कह सकते हैं इसको। मीन लाइफ, टी एवरेज। तो क्या होती है मीन लाइफ? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ही बात चल रही है। मीन लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय टोटल लाइफ ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तो टोटल लाइफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होता है? एवरेज लाइफ, मीन लाइफ। अब टोटल लाइफ फाइंड आउट करके टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई से डिवाइड करेंगे और मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करेंगे। इसके लिए आपको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक सैंपल कंसिडर करना पड़ेगा दिमाग में। और क्या कंडीशन है? कंडीशन है t इक्वल टू 0 पर एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं? n इक्वल टू n नॉट। इनिशियल एक्टिव न्यूक्लियाई इतने हैं। आफ्टर सम टाइम, अब एक नई पिक्चर, इस मोमेंट पर एट टाइम t टाइम पर, ये तो t इक्वल टू 0 था, ये किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं इन बिटवीन। इस मोमेंट पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं? n है। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n है। ठीक है, अब इसके बाद जो मोमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। जस्ट इस टाइम के, पूरा लिखते हैं, तो ये जो टाइम है, इस टाइम के जस्ट बाद, आफ्टर टाइम t इन dt टाइम। तो ये जो dt टाइम इंटरवल है, छोटा सा टाइम इंटरवल है, किसके बाद? इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम के बाद मिड में कोई मोमेंट आया, इस मोमेंट पर इतने एक्टिव न्यूक्लियस रहे, कुछ डिसइंटीग्रेट हो गए, कुछ का डिके हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम कह रहे हैं इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt लेट dn न्यूक्लियाई अंडरगो अल्फा, बीटा डीके और गामा डीके। कुल मिलाकर dn नए न्यूक्लियाई हैं जिनका डीके हो गया, अब वो एक्टिव से इनएक्टिव हो गए। तो इस टाइम इंटरवल में इतने न्यूक्लियाई एक तरह से इनएक्टिव हो गए, एक्टिव से इनएक्टिव हो गए, जिनका डिके हो गया। तो कितने? dn। तो आप सोचिए dn न्यूक्लियाई कितने टाइम तक एक्टिव रहे? t टाइम तक तो ये एक्टिव रहे थे, ये एक्टिव रहे थे, और डीएक्टिव होने में इनको जो छोटा सा टाइम इंटरवल लगा वो नेग्लिजिबल है। तो t इक्वल टू 0 पर और उसके बाद t टाइम तक, और उसके t टाइम के बाद जो नए न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हुए, जिनका डिके हुआ, जो एक्टिव से इनएक्टिव हुए, वो इतने हैं। ये कुछ भी हो सकता है, 5, 50, 100 है ना, 1000, कुछ भी नंबर हो सकता है इनका, न्यूक्लियाई का नंबर्स है ये। तो आप खुद सोचिए इन डीएन न्यूक्लियाई की टोटल लाइफ कितनी होगी? इन डीएन न्यूक्लियाई की टोटल लाइफ कितनी होगी इस प्रोसेस में? यहां से टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया है हम, यहां से टी टाइम तक ये एक्टिव रहे थे। जितने टाइम तक कोई न्यूक्लियस एक्टिव रहता है वो इसकी लाइफ है। जैसे ही वो डीएक्टिव हो गया, लाइफ खत्म। तो कितने टाइम तक ये एक्टिव रहे? टी टाइम तक। और कितने न्यूक्लियाई? डीएन न्यूक्लियाई। तो इनकी टोटल लाइफ कितनी होगी? टी इंटू डीएन। किनकी टोटल लाइफ? इन डीएन न्यूक्लियाई की टोटल लाइफ होगी टी इंटू डीएन। ओके, सब्सटेंस में टोटल न्यूक्लियाई कितने थे? एन नॉट। ठीक है, और कौन सा न्यूक्लियाई कब एक्टिव से इनएक्टिव होगा, कहा नहीं जा सकता, रैंडम प्रोसेस होता है। तो जो लाइफ होती है वो 0 से लेकर कहते हैं इंफिनिटी तक होती है। इसके अंदर जो एन नॉट न्यूक्लियाई है उनमें लाइफ 0 से लेकर लाइफ इंफिनिटी तक होती है थियोरेटिकली। फर्स्ट t इक्वल टू 0 पे ही कोई ना कोई तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब
डिके हो जाएगा उसका, और कुछ न्यूक्लियाई होंगे जो सबसे लास्ट में डिके होंगे, थियोरेटिकली उसको क्या कह देते हैं, इक्वल टू इन्फिनिटी थियोरेटिकली। तो कौन सा न्यूक्लियाई कब एक्टिव से डीएक्टिव होगा कहा नहीं जा सकता, इसलिए उनकी लाइफ t इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक थियोरेटिकली एज्यूम की जाती है। अब टोटल लाइफ के लिए, बिकॉज ये एक रैंडम प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां भी कुछ कंटिन्यूअस चेंज आते हैं वहां पर सम अप करने के लिए इंटीग्रेशन यूज लेते हैं। लेट टोटल लाइफ इज इंटीग्रेशन t dn। अब ये इंटीग्रेशन जो होगा इसकी कुछ लिमिट्स होगी, वो कहां से कहां तक होगी, तो देखिए इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dn, देख रहे हैं ना। यहीं पर मैं चेंज कर देता हूं, चलिए dn के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी रिसीव dn इक्वल टू माइनस लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। डिफरेंशिएशन सही किया क्या, नहीं सही ना। अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो समझ लो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है मैंने, इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है, और फिर dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर। रीजन हमें dn की जरूरत है, ओनली dn की, dn अपॉन dt की नहीं। तो इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचा दिया। तो ये dn आपके सामने है, इस dn की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या रिसीव होगा, माइनस लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t और dt। तो दिस इज द टोटल लाइफ ऑफ ओनली dn न्यूक्लियाइज, ओनली dn न्यूक्लियाइज। अब हमें पूरे सैंपल की टोटल लाइफ चाहिए, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। टाइम पॉजिटिव होता है इसलिए, हाँ ये भी बात सही, dn है ना, तो ये dn क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर। तो आपने डिफरेंशिएट तो किया, बाद में आप इसका मॉड अप्लाई कर सकते हैं, मॉड अप्लाई करें क्योंकि नंबर है, टाइम भी पॉजिटिव होता है, नंबर भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में ही डील करना होगा। तो जब आप dn पता कर लें तो उसका मैग्नीट्यूड कर लें, ठीक है। तो वैल्यू क्या होगी, t लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। और बिकॉज डिफरेंशिएशन अब टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट्स भी किसकी होगी, टाइम की, टाइम 0 से लेकर इंफिनिटी तक। बताया ना आपको, कौन सा न्यूक्लियस कब डिसइंटीग्रेट हो जाए, कब एक्टिव से इनएक्टिव हो कह नहीं सकते, तो थियोरेटिकली कहते हैं कि टाइम 0 से लेकर इंफिनिटी तक होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट्स भी उसी की होगी। इससे पहले जो एक्सप्रेशन था उसमें dn था, मतलब ऐसा लग रहा है dn के रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, कांस्टेंट टर्म्स को देखें आप, लैम्डा एन नॉट, ट्रू, लैम्डा एन नॉट, इनको आप आउट कर दे, लैम्डा एन नॉट। तो अब ये दो ही टर्म है जिनका इंटीग्रेशन होगा। तो एक रूल होता है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स ऐसे भी कह सकते हैं उसको, जिसमें आप आइलेट का रूल अप्लाई करते हैं, है ना। तो ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। अब मैथ वाले हो या बायोलॉजी वाले, उनको इस इंटीग्रेशन, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और उसकी लिमिट भी बड़ी स्टैंडर्ड है, 0 टू इंफिनिटी, इसकी कुछ वैल्यू होती है, बिकॉज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t into e to the power minus lambda t dt is always receives 1 upon lambda square। इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यहाँ ये n नॉट, ठीक है, n नॉट प्रोडक्ट में रहेगा 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। और मुझे याद है इस इंटीग्रेशन को एक बार तो हमने, है ना, थोड़ी हिम्मत करके कर ही दिया था इसको, कुछ याद आया होगा कुछ को। बट ये वापस कह रहा हूँ, एग्जाम में नहीं करना, उस दिन भी करने के बाद बताया था इसको नहीं करना है। तो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर होती है। एक बड़ा सा प्रोसीजर है, प्योरली मैथमेटिकल प्रोसीजर है। तो टोटल लाइफ अब क्या रिसीव होने वाली है, टोटल लाइफ इक्वल टू n नॉट
लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इंटीग्रेशन की वैल्यू है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दैट मीन्स एन नॉट बाय लैम्डा। ओके, तो टोटल लाइफ आ गई एन नॉट अपॉन लैम्डा। अब मीन लाइफ की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, तो टोटल लाइफ को अगर इनिशियल नंबर से डिवाइड कर दें तो आपको रिसीव होगी मीन लाइफ। तो क्या होगी मीन लाइफ? टोटल लाइफ अपॉन एन नॉट। ये है डेफिनेशन मीन लाइफ की, टोटल लाइफ अपॉन एन नॉट। टोटल लाइफ है एन नॉट अपॉन लैम्डा इनटू 1 अपॉन में लैम्डा, तो इसका मतलब 1 अपॉन लैम्डा। तो एवरेज लाइफ मीन लाइफ इसके इक्वल है रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। तो इस टॉपिक की स्टार्ट थोड़ी सी स्पेशल है। इसमें आप कुछ प्रोसेस इमेजिन करते हैं और किसी मोमेंट टी के बाद कितने न्यूक्लियाई एक्टिव से डीएक्टिव हुए, उन न्यूक्लियाई का नंबर आप देख लें डीएन, और वो कितने टाइम तक एक्टिव रहे, वही उसकी लाइफ है। तो डीएन इंटू टी इन डीएन न्यूक्लियाई की लाइफ है, और उसके इंटीग्रेशन से हमें टोटल लाइफ मिलती है। और जो यहाँ हमने लिखा भी था डीएन और ये टी, इसमें डीएन को हम चेंज करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, डिफरेंशिएट करते हैं और डीएन के प्लेस पर ये यूज लेते हैं, और डीएन के प्लेस पर पुट किया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू इंफिनिटी। और इस इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट थे वो बाहर, और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बताइए आपको? 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दैट्स इट। स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, और स्टार्ट में अगर गड़बड़ कर दिया तो फिर पकड़ में नहीं आएगा, और स्टार्ट सही किया तो फिर इसमें कुछ बचता नहीं। ओके, एक और बात, आपको टी हाफ का एक फॉर्मूला पता है 693 अपॉन, और अभी अभी आपको मीन लाइफ मतलब एवरेज लाइफ का फॉर्मूला पता लगा। क्या आया? टी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो इन दोनों को देखकर आप हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में भी रिलेशन दिखा सकते हैं। तो हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 इंटू एवरेज लाइफ लिख सकते हैं क्या, या रॉन्ग है? तो ये 1 अपॉन लैम्डा के प्लेस पर एवरेज लाइफ, ठीक है ना? तो हाफ लाइफ एवरेज लाइफ में ये रिलेशन है। एवरेज लाइफ इक्वल टू हाफ लाइफ क्या होगा? किसी ने रेशियो कभी सॉल्व किया हुआ है क्या? 1 अपॉन 0.693 क्या होता है? नहीं किया हुआ है। तो कभी कभी आपको अगर हाफ लाइफ गिवन हो और एवरेज लाइफ पूछ ले तो वो वैल्यू कितना आ रहा है? 1 अपॉन 0.693 1.44, ठीक है। तो टी एवरेज इक्वल टू 1.44। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये थोड़ा सा ना याद रहते हैं तो आपका टाइम सेव रहता है, टाइम सेव हो जाता है। तो एवरेज लाइफ इक्वल टू 1.44 हाफ लाइफ, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए आपको लर्न कर लेनी चाहिए, हो जाए तो अच्छी बात है। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना उनको लर्न करना नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, और वो सबसे बेस्ट तरीका है। मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और हो गया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई और फॉर्मूलाज अपने आप लर्न हो गए। हाँ भाई, टाइम बताओ, टॉपिक बताओ, तो कुछ टॉपिक हो जाए तो अच्छा है ना। तो रेडियो एक्टिव डिके स्टार्ट हो गया क्या? देखो, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, तो दो तो बता ही देता हूँ, अल्फा और बीटा डिके, है ना? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है, देन गामा। तो अल्फा डिके से पहले अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए, और आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब +2e चार्ज होता है, मास होता है 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और 4 टाइम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, रफली, है ना? तो अगर किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से न्यूक्लियस ऑफ हीलियम आउट हो जाए, the phenomena of emission of nucleus of helium from a radioactive nuclei is called alpha decay। तो किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकले तो वो प्रोसेस कहलाता है अल्फा डिके।
हीलियम के न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो 2He4 ऐसा लिखते हैं आप, ये तो हीलियम है और हीलियम के न्यूक्लियस के लिए यहाँ क्या कर देते हैं +2। दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, ये है अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, +2 दिख रहा है ना, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अब अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैसे तो कहीं आगे ही लेंगे इसको हम, एक्स क्या है, सिंबल ऑफ द रेडियो एक्टिव, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, जैसे सोडियम के लिए Na, क्लोरीन के लिए Cl, ठीक है, जिंक के लिए Zn। तो ये जो सिंबल है ये X क्या है, सिंबल ऑफ द एलिमेंट, यहाँ पर आप लिखते हैं Z और यहाँ पर आप लिखते हैं A, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। दिस अगर ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसमें क्या हो गया अल्फा डिके, आफ्टर अल्फा डिके दी डॉटर, आफ्टर अल्फा डिके दी प्रोडक्ट इज Y, तो X एलिमेंट था, अल्फा डिके हुआ और प्रोडक्ट बना Y, कुछ नया एलिमेंट। तो ये जो प्रोडक्ट एलिमेंट है, इस प्रोडक्ट एलिमेंट का Z क्या होगा, A क्या होगा, ये पता होना चाहिए। अल्फा डिके के केस में तो सिंपल है, बट बीटा डिके में आपको थोड़ा सा और कंसंट्रेट होना होगा, बीटा डिके में, क्योंकि टाइप हो जाते हैं कुछ। तो Z में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें और A में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के Z को देखें -2 है, और प्रोडक्ट के एटॉमिक मास नंबर A को देखें -4 है। रीजन है ना, हीलियम के लिए Z2 है और हीलियम के लिए A की वैल्यू 4 है, अब वही निकल गया है तो माइनस तो होना ही है। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा डिके। जब क्वेश्चन आता है तो हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्लस माइनस करना पड़ता है और ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, आते रहते हैं, ओके। बट वो ओनली अल्फा डिके पर नहीं होगा, मिक्सचर होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों का मिक्सचर होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो ये तो था अल्फा डिके। अब बीटा डिके की बात करें, इसका कोई एग्जांपल भी बता दो ना, लिखा हुआ है क्या कुछ, सीधा यूरेनियम का 92, यूरेनियम 230, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, 92 यूरेनियम 238 बता रहे हैं आप, पक्का? तो TH थोरियम बन रहा है क्या, क्योंकि 90 नंबर पे थोरियम होता है आई थिंक। तो वही एग्जांपल आप वापस देख रहे हैं, तो कौन सा डिके हुआ, अल्फा डिके। और आई थिंक हमने वही एग्जांपल लिखे हैं नोट्स में जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो नेचर में होते हैं। तो यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 में से कुछ इस तरह से, यहां से अब कितना लिखूं, और ये अल्फा पार्टिकल, दैट्स इट। सर तो ये एलिमेंट कैसे चेंज हो जाता है यूरेनियम से, तो Z क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में अलग अलग एलिमेंट के लिए पोजीशन को Z ही तो डिसाइड करता है। और Z होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट। तो किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो डिसाइड करता है पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या होगी, दैट्स इट। पहले इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 थे, अब इक्वेशन के न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद कितने रह गए, 90 रह गए। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप किस पोजीशन में आ गया, TH थोरियम की पोजीशन पर आ गया, ओके। तो Z डिसाइड करते हैं पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में। हाँ, बीटा डिके की बात करें उससे पहले आपको एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें न्यूक्लियर रिएक्शंस पॉसिबल हैं, उन एलिमेंट के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, और उसी का रिजल्ट होता है एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा डिके होना। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस में कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या एमिट करता है, बीटा प्लस पार्टिकल।
बीटा प्लस पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन भी इसको बोल सकते हैं। इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है, और चार्ज प्रोटॉन पर चार्ज के इक्वल होता है। 1.6 10⁻⁻19 बट पॉजिटिव। तो चार्ज तो प्रोटॉन का चार्ज होता है और मास इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो कि ऑर्बिट्स में कभी नहीं होता है, न्यूक्लियस से ही निकलता है। तो अगर कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा प्लस एमिट करता है, प्लस एक एनर्जी का पैकेट और रिलीज करता है जिसको कहते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक समझ लो आप एनर्जी का एक पैकेट है, लाइक अ फोटोन, एनर्जी का एक पैकेट होता है। बट मास किस पर होता है? पार्टिकल पर, बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल मास होता है और इसका चार्ज होता है प्रोटॉन पर चार्ज के इक्वल। अगर किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो तो ये कहानी होती है। अब इसका उल्टा, अगर कोई दूसरा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसमें कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तब क्या होता है? तब बीटा माइनस पार्टिकल डिके होता है, उसमें से बीटा माइनस एमिट होता है। और बीटा माइनस क्या होता है? जस्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है और चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही हुआ। बट इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से आ रहा है तो उसके लिए एक और नाम है बीटा माइनस पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स। तो ये कहां से आया? न्यूक्लियस से। सोचिए, इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? न्यूक्लियस से। बट एक स्पेशल केस में, कब? जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, और होता है, अगर होता नहीं तो हमारे बुक्स में सिलेबस में होता नहीं, प्लस एंटी न्यूट्रिनो। क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होते हैं, तो एनर्जी के पैकेट को कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो आपको भी पता है आइंस्टाइन के एनर्जी मास इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। आप भी जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, तो मास डिफरेंस होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि मास तो सेम ही नहीं होता। तो ये मास कहाँ से बैलेंस होता है? तो कुछ एनर्जी कंज्यूम करके मास बढ़ भी सकता है, एनर्जी यूज लेकर मास कम भी हो सकता है। एनर्जी कंज्यूम करके तो मास कम होगा और एनर्जी यूज लेकर मास बढ़ भी सकता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये सब आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है इक्वल टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, ये न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, ओनली न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो ये तो मैंने बात बताई कि न्यूक्लियस से कब बीटा प्लस और कब बीटा माइनस एमिट होगा, और ये दोनों कंबाइंडली क्या कहे जाते हैं? बीटा पार्टिकल्स। दैट मीन्स बीटा पार्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, बीटा प्लस जिसको पॉजिट्रॉन कह सकते हैं, बीटा माइनस जिसको आप इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ओके, न्यूट्रिनो कब? न्यूट्रिनो जो एनर्जी का पैकेट है वो कब निकलता है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन बन रहा है इसलिए न्यूट्रिनो, कुछ लॉजिक बना ले, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंटी न्यूट्रिनो। कुछ तो लॉजिक बनाएंगे आप। अब एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। पहले सिंबॉलिक इक्वेशन, जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लास्ट बस यही इक्वेशन बताएंगे आज, कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसने क्या किया? बीटा प्लस डिके, इसमें से बीटा प्लस पार्टिकल एमिट हुआ। तो कब हुआ? आपको पता है कब होता है ये? जब एलिमेंट के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो बीटा प्लस डीके कब होता है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो एक प्रोटॉन कम हो गया ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो एक प्रोटॉन कम हो गया। इसका मतलब जो नया एलिमेंट बनेगा वो क्या होगा? Z-1। और A तो वही रहेगा या A भी कम हो जाएगा? एक प्रोटॉन कम हो गया तो A में से एक माइनस कर दूं, एक न्यूट्रॉन भी तो बन गया। और A क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और यहां पर आप लिख सकते हैं बीटा प्लस प्लस न्यूट्रिनो। हाँ, अगर कोई एलिमेंट है, यहाँ पर Z और A लिखना जरूरी था स्टार्टिंग में, Z और A। अगर किसी एलिमेंट में से बीटा माइनस डिके हुआ है, बीटा माइनस पार्टिकल डिके हुआ है, तो ये होता कब है? किसी एलिमेंट से बीटा माइनस कब निकलेगा? जब उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। तो प्रोटॉन्स का नंबर एक राइज हो गया,
तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका Z हो जाएगा 1+ और एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज द सिंबॉलिक इक्वेशन। एग्जांपल्स आप नोट्स में भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ एग्जांपल इसके साथ जरूर अटैच किया होगा, और वो वही एग्जांपल है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो नेचर में होते हैं। और इसके बाद नंबर आता है गामा डीके, कोबाल्ट और एनआई का उसमें एग्जांपल भी होगा, तो देखेंगे, है ना। तो मंडे को मिलते हैं, इस चैप्टर को एंड करेंगे, गामा डीके, देन न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। थैंक यू।